If anyone is having any query, they can just raise their hands on the MS Teams so that we can answer those queries also related to these new regulations on foreign exchange management, overseas investment regulations. Hello everyone, I am Astha Agarwal. And I am Namokar. We are here to present on the topic Overseas Investment Rules and Regulations 2022. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, बाहर के असेट्स खरीदना. बेसिक मीनिंग यही होता है. बाकी जो डिटेल डेफिनेशन है उसमें हम आगे वाली स्लाइड में आएंगे. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, आप रिपीट करा दो ये जैसे स्क्रीन शेयर करके तो ऑनलाइन देखें और screen sharing. Can anyone confirm whether they are able to see the screen? Yes, sir. Okay. Now you can. तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो आरबीआई ने नोटिफाई करे हैं ओवरसीज रेगुलेशंस 2022 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम 22 अगस्त 2022. इनसे पहले क्या थे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2004 था. एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो बाहर यानी कि इंडिया के बाहर हमने एक्वायर या ट्रांसफर करी है, उसके लिए था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशंस 2015. अब ये एक स्पेशल पॉइंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले भी केसेस अब ओआई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आते हैं. So now both these rules have been combined by this one regulation, overseas investment regulations 2020. अब बात ये आती है कि इनको न्यू रेगुलेशंस को लाने की जरूरत क्या थी.
तो गवर्नमेंट का बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि सिंपल कर देना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर को, सिंपल कर देना, कुछ क्लैरिफिकेशंस देना, क्योंकि जो पहले जो प्रोविजंस थे उसके अंदर डेफिनेशंस में कुछ क्लैरिटी कम थी, तो वो थोड़ी और क्लैरिटी दे देना, एंड रिलैक्सेशन। Please mute yourself. के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना, बिजनेस का स्केल बढ़ाना, क्योंकि इंडिया के बाहर आपको इजीली एक्सेसिबल हो रहे हैं फंड्स वगैरह, तो फिर उसमें मदद करता है। और अगर अपन डीप में जाए इसके मीनिंग के लिए कि ये न्यू रेगुलेशंस क्यों लाए, तो हमें जाना पड़ेगा फेमा एक्ट 1999 के अंदर, जिसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस को डिफाइन करा गया है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस का मीनिंग होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांजेक्शन से असेट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट कहाँ हुई आउटसाइड इंडिया, किसकी, ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। या एक और केस हो सकता है असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट हो रही है इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब अगर अपन इसको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेट करना चाहें, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने बाहर इन्वेस्ट करा है, यानी कि बाहर हमारा असेट क्रिएट हो रहा है, किसका, ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये किस केस में आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के केस में आएगा। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होता है, एनीथिंग अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेड का पेमेंट कर रहे हैं हमने, बाइंग एंड सेलिंग करी है, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आ जाएंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज आ जाएंगी, कोई फॉरेन में आपके पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन रह रहे हैं तो उनकी एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल, मेडिकल केयर, उन सब पे जो भी आपने रेमिटेंसेस भेजे हैं या आए हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के केस। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर हम बाहर से मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाएगा कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? जब बिजनेस की मशीनरी में बाय और सेल होता है तो करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर उसका बिजनेस इससे रिलेटेड नहीं है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाएगा, बिकॉज़ इट इज अ नेसेसरी। अभी आप एक बार आप डेफिनेशन वापस पढ़ो और उसके बाद आप जो कह रहे हो उसको रिलेट करो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मैंने बोला कि असेट क्रिएट हो रहा है आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो आपने मशीनरी परचेज कर, तो मशीनरी तो इंडिया में होगी, तो असेट क्रिएट हुआ इन इंडिया, इसका ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाज नाइस, वरना वाज राइट। अब ये पढ़ने के बाद फेमा के अंदर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के अंदर एक्सप्लेन करा गया है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस तो फ्रीली अलाउड है अनलेस एंड अदरवाइज उन्हें स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करा हो, जैसे कि लॉटरी विनिंग्स वगैरह हो गए, परचेज ऑफ लॉटरी नहीं कर सकते आप, इन केस ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टाइप में नहीं कर सकते आप, बैंड मैगजीन परचेज करना आउटसाइड इंडिया, ये सब अलाउड नहीं है, स्पेसिफिकली इसकी एक लिस्ट है। अदरवाइज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जनरली अलाउड होते हैं। लेकिन अब आता थी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कवर हो रहा है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आरबीआई स्पेसिफिकली सर्टेन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक अलाउ करता है। अब ये पॉइंट आया कि मैंने इतना सारा एक्सप्लेन क्यों करा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर क्लासेस के लिए अलाउड है, तो इसलिए बेटर था कि इनके एक अलग से सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाएं इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग देम विद फेमा जनरल रेगुलेशन। तो इसलिए नए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। आगे चलते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फॉरेन एंटिटी। फॉरेन एंटिटी पहले के प्रोविजंस में देखा जाए उसको बोलते थे
entity which is a joint venture or a wholly owned subsidiary. जॉइंट वेंचर का मीनिंग होता था कि मोर देन 10% स्टेक होल्ड करता है इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी के अंदर, मोर देन 10% स्टेक होल्ड करेगा तो उसे बोल देंगे जॉइंट वेंचर। होली ओन सब्सिडरी यानी कि 100% स्टेक होल्ड करेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब हटा दिया है। फॉरेन एंटिटी की डेफिनेशन में आता है एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर दैट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर विच इज IFSC, ये बेसिकली रेफर कर रहा है गिफ्ट सिटीज के बारे में। गिफ्ट सिटीज के बारे में किसी को कुछ पता है? गुजरात गिफ्ट सिटी, मोदी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट समथिंग। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म है गिफ्ट की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर बेसिकली एक तरीके का मल्टी स्पेशल SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उस टाइप में है। इसके अंदर कुछ जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स रिलेटेड एंटिटीज वगैरह लोकेटेड है और इनको ट्रीटमेंट जो मिलता है वो ऐसा फॉरेन टेरिटरी वाला ट्रीटमेंट मिलता है कि आप ट्रांजेक्शन उनसे जो भी करेंगे वो ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रीट करा जाएगा कि आपने फॉरेन टेरिटरी से ट्रांजेक्शन करा है, आउटसाइड इंडिया ट्रांजेक्शन हुआ है। इनके लिए सपोज आप गिफ्ट सिटी के अंदर आप गुड्स बेचते हो तो GST का क्या होगा? इट इज एज गुड एज एक्सपोर्ट टू द गिफ्ट सिटी। मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी बाहर कंट्री को तो GST लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है या एग्जेम्पशन होता है या जीरो वैल्यू होता है। So that's how it's trying to say that these transactions are as good as exports. Someone is supplying goods to the entities situated in और any special वो सिर्फ गिफ्ट के लिए वैलिड है, किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं है वो मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है तो अपन ने किया ना एक्सपोर्ट और उसको कंसीडर करेंगे। वो एक GST का अलग से सब्जेक्ट है कि SEZ को अगर सप्लाई कर रहे हैं कोई तो क्या होगा। SEZ में नहीं, ये तो IFSC है, इसके अंदर एक गिफ्ट सिटी गुजरात की है अभी तो एक। और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट बेसिकली रेजिडेंट इंडियन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी लाइबिलिटी क्लियर और लिमिटेड होनी चाहिए, तो वो क्या ट्रीट होगी? एंटिटी फॉरेन एंटिटी। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाला पॉइंट है, ये पुराने वाले प्रोविजंस के अंदर नहीं था, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आते हैं एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर सच एज ऑयल, गैस, कोल, मिनरल ऑयल्स। स्टार्टअप्स भी इसके अंदर आते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टार्टअप्स आ गए। अब पॉइंट आता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो रिस्ट्रिक्शन था कि जो इन्वेस्टर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाली एंटिटीज के अंदर नहीं लगता, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर दे रखा है द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल means the right to appoint the majority of directors or to control the management या पॉलिसी डिसीजंस को एक्सरसाइज करना इधर इंडिविजुअली और इन ग्रुप, तो उससे क्या मिलेगा आपको? कंट्रोल। मोड्स ऑफ कंट्रोल दे रखे हैं जैसे कि बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट्स, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या फिर वोटिंग एग्रीमेंट which will entitle them to 10% or more of the voting rights or in any other manner। अब ये जो 10% और more of the voting rights है उसके अंदर एक डेफिशिएंसी है इन द डेफिनेशन। डेफिशिएंसी मैं डिस्कस करता हूँ। जब हम लोगों ने कंट्रोल की डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो हमारी इंटरप्रिटेशन में एक मतलब फ्लॉ आया था कि कंट्रोल की डेफिनेशन में इन्होंने ऊपर के 3 पॉइंट्स बोले ABC और फिर बोला इंक्लूडिंग बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वोटिंग एग्रीमेंट्स दैट एंटाइटल टू देम 10% और मोर वोटिंग राइट्स। तो मतलब इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि जो 10% वाली वोटिंग राइट की कंडीशन है वो ऊपर के 3 सब ABC पॉइंट्स के साथ कंसीडर करनी है या फिर मेयरली 10% ऑफ वोटिंग राइट्स होने से भी अपने को कंट्रोल आ जाएगा। तो ये क्लैरिटी नहीं है और इस पर अभी तक कुछ ऐसी रिकमेंडेशन या फिर क्लैरिफिकेशन आया नहीं RBI का, तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डिलेमा है कि 10% के साथ वो ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या फिर नियरली 10% से भी कंट्रोल की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी।
Next definition is subsidiary and step down subsidiary. Step down subsidiary is basically subsidiary की subsidiary. And subsidiary का meaning होता है entity in which the foreign entity has control. Foreign entity जिसको भी control करेगी. And control की definition हमने अभी पढ़ी. अब बात आती है कि foreign entity की definition में लिखा था कि limited liability होना जरूरी है. तो फॉरेन एंटिटी के अगर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि लिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए तो उसकी सब्सिडरी की भी लिमिटेड लायबिलिटी होना जरूरी है. अदर देन एक एक्सेप्शन था उसका स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाला. तो अगर उसका जो पेरेंट है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वॉल्व है तो इसको भी लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा. अब इस डेफिनेशन में भी एक कंफ्यूजन इसमें ये था कि स्टेप डाउन सब्सिडियरी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि an entity in which the foreign entity has control. और फिर कंट्रोल का अपन ने पीछे पढ़ा और अगर ऐसे माना कि नियरली 10% से भी अपने को कंट्रोल कंसिडर करा जाएगा तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन ये आएगा कि सिर्फ 10% से सब्सिडीज क्रिएट होने लग जाएंगी. तो वो एक मतलब पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसकी और उस पर भी अभी कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा. So basically, see here you do not see this control from the point of view of your company law or from the point of view of accounting standards. Why they are saying about control over here is that ultimately, suppose as an investor, you are investing more than 10%, then they are assuming that yes, there is a control. And accordingly, the FEMA regulations are effective. Accordingly, the FEMA regulation will be applied over those investments. So that is why they have basically said that in 10% there is a control on that. So do not link this control with the control as per the company law or control as per the accounting standard. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब ये कंफ्यूजन की बात कर रहे हो तो वो कंफ्यूजन आपको बिकॉज ऑफ दोस रेगुलेशंस आर दोस लॉज आर या कुछ और आते हैं. सर इसमें भी तो सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. अगर कंट्रोल में आ जाते तो फिर वो ओडीआई में कंसीडर हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. हाँ, तो अगर वो 10% की वजह से कवर हो रहा है तो देन यू नीड टू रिपोर्ट योर सब्सिडरी एज वेल एज स्टेप डाउन सब्सिडरी. तो वही लिखा है कि वो बहुत सारी सब्सिडरीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग. अगर ज्यादा सब्सिडरीज होगी तो वो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि अभी कई बार क्या कंफ्यूजन होती है, इनफैक्ट इन रियल लाइफ प्रेजेंटली ऑल्सो, जैसे अभी एक दो जगह हमने भी कंसल्ट किया तो व्हाट वी फाउंड इज दैट दे आर रिपोर्टिंग फॉर द सब्सिडरीज बट दे आर नॉट रिपोर्टिंग फॉर द स्टेप डाउन सब्सिडरीज एज इफ दे see that these step down subsidiaries are not their direct overseas direct investments. लेकिन as per the present law also अगर कोई step down subsidiaries भी है तो they are also required to be reported as per the FEMA. Now one of the most important definition, overseas direct investments क्या होता है. इसके अंदर चार चीजें आती हैं. इन्वेस्टमेंट करना इन एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी. तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या आ गया, अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल. सेकंड के अंदर आता है सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, सब्सक्राइबर बन जाना उसके एमओए का. एंड थर्ड के अंदर आएगा इन केस ऑफ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल. 10% और मोर इन केस ऑफ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी. एंड लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के अंदर एक और आएगा लेस देन 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल विद कंट्रोल. तो 4 पॉइंट्स हो गए इसके अंदर. अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल सारे कवर होंगे. सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कवर होता है. लिस्टेड के अंदर लेस देन 10% के अंदर विद कंट्रोल, मोर देन 10% इक्विटी कैपिटल कवर होता है. तो यहाँ ये डिफरेंस आ गया. पहले इसमें आपका होली ओन सब्सिडरी और जेवी होना जरूरी था अगर वो अनलिस्टेड है तो भी. और अब ये आ गया कि अगर आपने मान लो उसका 5% भी उस पर्टिकुलर एंटिटी में इन्वेस्ट किया तो आप दैट इज पॉसिबल, तो आप कर सकते हो. आपको होली ओन सब्सिडरी या जेवी होना जरूरी नहीं है.
के अंदर गिवन था द वर्ड कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, उसमें इक्विटी वर्ड का यूज नहीं करा गया था। अभी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड इक्विटी कैपिटल भी डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर आते हैं इक्विटी शेयर्स, परपेचुअल कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इररिडीमेबल, नॉन कैपिटल एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सो बेसिकली अगर अपन इन तीनों को देखें तो इक्विटी शेयर्स को जैसा जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो इक्विटी होती है दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, या आप इक्विटी शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हो तो दैट इज बेसिकली कैपिटल व्हिच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। बट अगर आगे के दो देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर आल्सो एज गुड एज इक्विटी ओनली। और अपन इंडेक्स में तो ये पढ़ता ही है कि अगर कोई इरिडीमेबल है या जिसका पेमेंट अल्टीमेटली नहीं होना है या which will be ultimately converted into the equity, they are treated as equity only. तो ये जो बाकी के दो है perpetual capital और instruments that are irredeemable, है ना, and contribution to the non-debt capital of a foreign entity which is in the nature of fully and compulsorily convertible instrument. So ultimately they will form part of equity. So that's how these are defined here. यहाँ पर भी एक हमें प्रॉब्लम आई थी इंटरप्रिटेशन में, मतलब कि ओडीआई के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, और अगर अपन कंट्रोल की डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर लिखा था मोर देन 10% ऑफ द स्टेक। तो फिर ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो गई कि पहले तो आप बोल रहे हो लेस देन 10% प्लस कंट्रोल होगी, और फिर कंट्रोल के डेफिनेशन में खुद आपने इंक्लूड कर दिया कि मोर देन 10% होगी। ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। उसके अंदर एक पॉइंट था, वंस एन ओडीआई विल ऑलवेज रिमेन एन ओडीआई। एक बार आपका कोई इन्वेस्टमेंट ओडीआई क्लासिफाई हो गया तो वही रहेगा, चाहे आपका कंट्रोल चला जाए या फिर लेस देन 10% स्टेक हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरसीज तो पोर्टफोलियो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी कोई मान लो ये कहते हैं कि साहब हमने पहले तो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया था तो देयर वाज इट वाज एन ओडीआई, और अभी कम हो गया तो ये ओडीआई की डेफिनेशन में फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कोई ऐसा कर दे। या तो ये भी हो सकता है कि साहब 10% से लेस है तो बेसिकली यू आर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ सेमा, तो क्योंकि वो रेस्पेक्टिव कंप्लायंसेस करके और पैसा बाहर गया हुआ है और अभी उसमें से सपोज आपने कुछ पोर्शन सेल कर दिया और उसकी वजह से कम हो गया, 10% से कम हो गया, तो दे आर सेइंग दैट वंस an investment has been treated as ODI for the purpose of these regulations, these will be ODI for subsequent periods also, subsequent for reporting purpose, particularly for reporting purpose. नेक्स्ट इज ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये प्रीवियस रेगुलेशंस के अंदर डिफाइन नहीं था, ये डेफिनेशन भी न्यू है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एनीथिंग अदर देन ओडीआई, लेकिन स्पेसिफिकली इसके अंदर चार चीजें एक्सक्लूड करी गई हैं, which is unlisted debt instrument, any security which is issued by a person resident in India, कोई सिक्योरिटी इंडिया में इशू हो रही है तो वो तो आएगी नहीं। डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज इसके अंदर एक्सक्लूडेड है। और सेम पॉइंट जो ओडीआई के अंदर था, वंस एन ओडीआई इज ऑलवेज एन ओडीआई, चाहे आपके शेयर्स डीलिस्ट हो जाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओडीआई एंड ओपीआई के बीच का अगर अपन डिफरेंस समझे तो इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी, वो स्पेसिफिकली ओडीआई की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट था, तो वो इन बोथ द केसेस की आपका 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि 10% से कम इन्वेस्टमेंट है, वो ओडीआई ही रहेगा। लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के अंदर आएगा अगर मोर देन इक्वल्स टू 10% और इक्विटी कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन अ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी तो वो ओडीआई के अंदर आएगा। लेस देन 10% कर रहे हैं, विद कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आएगा वो ओडीआई के अंदर, विदाउट कंट्रोल तो हो जाएगा ओपीआई के अंदर। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स क्या होता है? इफ यू लुक एट द फॉर्मूला आई हैव गिवन, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर आता है ओडीआई, डेब्ट एंड नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स,
नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये सब नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है. एंड अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया है फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन से. अब एक पॉइंट आता है कि डेब्ट एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के अंदर इन्वेस्ट कब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ता है. जैसे कि इंडियन एंटिटी शुड बी एलिजिबल टू मेक ODI. The Indian entity has made ODI in the foreign entity or has acquired control in the foreign entity on or before the date of making such financial commitment. Overseas investments के अंदर क्या आता है, financial commitments and OPI. OPI exclude कर दिया था, तो OPI overseas investment के अंदर अलग से add कर दिया. And entity should be engaged in bona fide business activities. Bona fide business activities का मतलब होता है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, रियल एस्टेट एक्टिविटीज हो गया, उन सब के अंदर नहीं होनी चाहिए. अब इन डेफिनेशंस के अलावा एक टर्म यूज करी जाएगी, एडी बैंक्स. एडी बैंक्स इज बेसिकली ऑथराइज्ड डीलर बैंक. ऑथराइज्ड डीलर बैंक फेमा के अंदर डिफाइंड है. इट इज अ बैंक व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय RBI टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के अंदर अलाउड है डील करना जिस बैंक को, वो एडी बैंक कहलाता है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक. परमिशन फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या आता है, अप्रूवल देना पड़ता है कुछ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए. एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट. अप्रूवल किनसे लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI से. सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाता है इन केस ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स. अगर हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अबव द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, लिमिट नमोकार आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेगा. अबव द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड में अगर हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान कर रहे हैं तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. RBI का अप्रूवल कब लेना पड़ता है, जब फाइनेंशियल कमिटमेट एक्सीड करे $1 बिलियन को, इवन दो इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 400% ऑफ नेटवर्थ. ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है OI रूल्स में, और डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस होगी. तो अगर $1 बिलियन को एक्सीड कर रहा है इन्वेस्टमेंट तो फिर RBI का अप्रूवल चाहिए होगा. ऑल रेसिडुअल केसेस में ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के अप्रूवल की जरूरत नहीं. कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर NOC की जरूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है AD बैंक को बिफोर मेकिंग सच ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. किस केसेस में, अगर जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसका कोई अकाउंट है जो डिक्लेयर हो गया एज अ NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, या फिर वो पर्सन है एक बिल्कुल डिफॉल्टर है, उसने अपने डेब्ट्स वगैरह पे नहीं करे, या फिर ही इज अंडर एन इन्वेस्टिगेशन by any financial sector regulator or investigative agency, under investigation है, तो उसको before making an overseas investment NOC obtain करना पड़ेगा from the lender, bank, regulatory body, investigative agency. इन सबसे NOC obtain करना पड़ेगा, वो AD बैंक को देगा, and then only AD bank will permit such overseas investment. राइट इश्यूज एंड बोनस शेयर्स का भी स्पेशल केस है. अगर आप फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स एक्वायर करते हैं एंड फॉरेन एंटिटी ने किसी ईयर में राइट ऑप्शन दिया है एंड आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको फॉर्म FC भरना पड़ेगा एंड AD बैंक को देना पड़ेगा बिफोर एक्वायरिंग सच शेयर्स. And in case you want to renounce this option and you want to transfer this option to somebody else, then no reporting is required. इसके अंदर कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है. बोनस शेयर्स के केस में, बोनस शेयर इज बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. बोनस शेयर के केस में कोई फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं माना जाता है इसको, एंड इसमें भी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती. Now, in case of acquisition of foreign entity through bidding and tender procedures, bidding and tender procedure के foreign entity को acquire करना है तो आपको earnest money deposits देना पड़ सकता है. तो earnest money deposit देने के लिए आपको AD बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा with required forms. And in case you have
won the bid, आप वो bid जीत जाते हैं तो फिर आपको फॉर्म FC भरना पड़ेगा to make further payment of the fulfill the transaction. आपको further payment करने के लिए फॉर्म FC देना पड़ेगा. In case the bid was not successful, then AD bank will repatriate the amount remitted, यानी कि वो return कर देगी the amount जो भेजा था पहले as an earnest money deposit. ODI in case of startups के अंदर आता है. एक important point है ODI in case of startups कि startups outside India जो हैं उनमें अगर आप invest करना चाह रहे हैं तो आप उसमें borrowed fund के through invest नहीं कर सकते. You can invest only through your own fund. And इस चीज को इंश्योर करने के लिए AD बैंक necessary certificates मांगता है from statutory auditor और chartered accountants. इनसे कि वो borrowed fund के थ्रू इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया जाता. आता है एक्विजिशन और ट्रांसफर बाय वे ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट्स प्रीवियस प्रोविजंस के अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन अब अलाउड है कुछ कंडीशंस मीट करने के बाद. डेफर्ड पेमेंट इज बेसिकली यू हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव प्रॉमिस्ड टू मेक द पेमेंट ऑन अ लेटर डेट. एडी बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि ये गुड फेथ ट्रांजैक्शन है, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है. वो कैसे करेगी? फ्रॉम द अंडरलाइन एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रीड करके. एक चीज कंडीशन है कि जो पीरियड ऑफ डेफरमेंट है, जितने टाइम के लिए आपने पेमेंट को डेफर करा है, इट शुड बी डिफाइंड अपफ्रंट. उस एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए आपने उसको डेफर करा है. एंड कभी कभी डेफरमेंट हो सकता है इस वजह से कि पोस्ट सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप पेमेंट करेंगे. पहले सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे. तो वो टाइम पीरियड ऑफ डेफरमेंट पे एग्रीमेंट में डिफाइन होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो फिर पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर द एक्विजिशन और सेटिंग अप ऑफ द फॉरेन एंटिटी. बिफोर दीज डेट्स क्या हो जाना चाहिए? पेमेंट हो जाना चाहिए. अब पॉइंट आता है कि हमने पेमेंट डेफर कर दिया लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर ली, यानी कि फंड तो गए नहीं. तो इसको क्या क्लासिफाई करा जाता है? नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट क्लासिफाई करा जाता है. एंड इसकी रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग तो जब तक फॉर द पीरियड ऑफ डेफरमेंट इन इन्वेस्टमेंट्स को क्या क्लासिफाई करा जा रहा है? नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट. लेकिन जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये फंड बेस्ड हो गई, तो इसको किसमें रिक्लासिफाई करना पड़ता है? टू इक्विटी. वो किसके थ्रू होता है? थ्रू फॉर्म FC. मोड्स ऑफ पेमेंट आते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स जो परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट कैसे करेंगे. इट इज अलाउड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, थ्रू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस होगा, एंड स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज. अगर हम कोई पैसा रेज कर रहे हैं फ्रॉम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, इस पैसे को भी इंडियन एंटिटी यूज कर सकती है फॉर इन्वेस्टमेंट. Online participants, please confirm whether they are able to see the slides. Hello, Yes. sir. PPT is not visible to us. For Vidhi, for how many? मतलब कितने टाइम से? Sir, 5 minutes. We तो can't see. आपको आसपास बोलना चाहिए था ना? Sir, actually, I thought might be my internet connection has a problem, but I have confirmed it from 2-3 people. It is not visible to us. I think you again share it. तो मोड ऑफ पेमेंट्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर 3 आते हैं, व्हिच इज थ्रू अ बैंकिंग चैनल, फॉरेन करेंसी अकाउंट. फॉरेन करेंसी अकाउंट डिटेल में डिस्कस होगा अभी आगे. एंड स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच इज एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज. अब एक स्पेशल केस है, अगर किसी एंटिटी ने
फंड रेज करा है थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के थ्रू, तो वो इंडियन एंटिटीज मनी को यूटिलाइज कर सकती है फॉर मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द वे ऑफ डेब्ट इन्वेस्टमेंट। ओपीआई वाला इसके अंदर अलाउड नहीं है, ये फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर परचेज ऑफ ओपीआई। प्राइसिंग गाइडलाइंस जो पहले थी प्रीवियस प्रोविजंस के अंदर, वो कहती थी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस को कंसीडर करा जाएगा, एंड इन केस वो लिस्टेड नहीं है देन वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय अ सीए और अ बैंकर और एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड वुड बी कंसीडर्ड। न्यू प्राइसिंग गाइडलाइंस के अंदर है एडी बैंक को इंश्योर करना पड़ता है कि परचेज और सेल्स जो हो रही है वो एट एन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग हो रही है और एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी हो रही है। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइसेस एट व्हिच द बायर एंड द अनरिलेटेड सेलर एग्रीज, एंड एडी बैंक अपनी एक पॉलिसी बनाएगी टू डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, एंड अपनी पॉलिसी में वो स्पेशल केसेस को भी कंसीडर करेगी जैसे कि मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, इन सब में इन्वेस्टमेंट की प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन। तो बेसिकली पहले कुछ लिमिटेड मेथड्स थे जिसमें जहां अनलिस्टेड कंपनीज थी तो used to the consultant or the particularly the merchant bankers, they were determining the price based on the discounted cash flow method. सेमा में रिकमेंडेड भी था। अब इन्होंने कहा कि आप दूसरे मेथड्स भी ले सकते हो, तो इन्होंने आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए काफी वाइड एरिया कर दिया। There are other methods also other than discounted cash flow method, so those can also be used for the purpose of determining the arm's length price. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जा रहा है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस से अगर कम पर इश्यू कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बेनिफिट में है या लॉस में है, इंडिया के बेनिफिट में है क्या है। सपोज आर्म्स लेंथ प्राइस है $100 पर शेयर और आप ले रहे हो $90 पर शेयर, तो वो ठीक है, और अब आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा नहीं, बट इन्होंने क्या कहा आर्म्स लेंथ प्राइस पे ही होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सपोज आप आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा प्राइस देके और वो इन्वेस्टमेंट्स बाय कर रहे हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज यू आर बेसिकली सेंडिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन द इट्स एक्चुअल आर्म्स लेंथ प्राइस। वो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा कि आप इसका वैल्यूएशन करा के और पैसा बाहर भेजिए। वेज ऑफ ट्रांसफर और लिक्विडेशन, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके 3 वेज हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर बाय पीआरआई, पीआरआई इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बाय सेल टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इज बाय जनरल सेल, सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, बायबैक, and the third point is liquidation by approval of competent authority as per the laws of India and the host country. Host country is the country in which you are making investment, the foreign country. This investment of ODI, अगर आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेचना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2 कंडीशन को पहले मीट करना पड़ेगा। फर्स्ट इज इन केस ऑफ कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, there should not be any outstanding dues from the foreign entity. Would be outstanding dues from the foreign entity, and disinvestment cannot be made within 1 year from the date of investment. 1 साल का holding period तो है। However, these investment can be converted into loan. उसको लोन में convert कर सकते हैं इस 1 साल के अंदर। अब ये जो अब 2 कंडीशन है disinvestment of ODI की, ये एप्लीकेबल नहीं होती है in case of merger, demerger, amalgamation of a foreign entity
in which the Indian entity has 100% control, which is wholly owned Indian entity, wholly owned by Indian entity है. उनका मर्जर डिमर्जर और अमालगमेशन हो रहा है तो उन पे ये 2 पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं. या फिर मर्जर डिमर्जर और अमालगमेशन के केस में जो इंडियन एंटिटी है उसका जो परसेंटेज होल्डिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स उस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. नाउ नमोकार विल टेक फॉरवर्ड द प्रेजेंटेशन. अब अपन आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग पे. सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग की नीड क्यों अराइज होती है किसी भी एंटिटी को. तो बेसिकली जैसे किसी भी एंटिटी के बहुत सारे एक्यूमुलेटेड प्रीवियस ईयर लॉसेस या फिर कहीं के लॉसेस होते हैं या फिर उस एंटिटी के काफी मल्टीपल लाइन्स ऑफ बिजनेस है और वो उन हर लाइन पे फोकस नहीं कर पा रही तो कुछ सेपरेट लाइन तो बिजनेस को सीज कर देती है जिससे वो सिर्फ उन पे फोकस कर पाए और या फिर अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए अपनी लाइबिलिटी या फिर डेट वो रीस्ट्रक्चरिंग को ऑप्ट करती है. तो यहाँ पर ओडीआई में इसका प्रोविजन क्या है कि कोई भी इंडियन एंटिटी परमिट करेगी ओडीआई रीस्ट्रक्चरिंग मतलब इंडियन एंटिटी जिसने ओडीआई कर रखा है फॉरेन एंटिटी में वो रीस्ट्रक्चरिंग को परमिट करेगी सिर्फ कुछ कंडीशन में. वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि फॉरेन एंटिटी इज इनकरिंग लॉसेस फॉर लास्ट 2 years. दूसरी ये है कि जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर फॉल इन द वैल्यू व्हिच इज ड्यू टू द इंडियन एंटिटी shall not exceed the proportionate amount of accumulated losses जो कि फॉरेन एंटिटी को इनकर हुए. और तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि अगर इंडियन एंटिटी का जो ओडीआई है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 10 मिलियन यूएस डॉलर्स है या फिर जो डिमिनिशन है रीस्ट्रक्चरिंग के कारण वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो 20% ऑफ वैल्यू से एक्सीड करता है तो फिर ये जो डिमिनिशन होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वो सर्टिफाइड होगा बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि कंपनीज एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस इन डिफाइंड है. ओके, अब अपन देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड बाय एन इंडियन एंटिटी. ये वो वाला अकाउंट है जो कि आस्था ने डिस्कस किया था जब मोड ऑफ पेमेंट वो समझा रही थी. तो उसमें एक मोड ऑफ पेमेंट था कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू अ बैलेंस लाइन इन दी आरएफसी अकाउंट रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट. तो उससे रिलेटेड प्रोविजन है. तो क्या है कि एक इंडियन एंटिटी में होल्ड ओपन और मेंटेन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बाय रेसिडेंट इन इंडिया रेगुलेशंस 2015. वो अगली स्लाइड्स में डिस्कस है. तो ये जब प्रोविजंस मैंने देखे तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे तो मैंने यहाँ पर जो रेलिवेंट पॉइंट्स मुझे लगे और नेसेसरी लगे तो उनमें से मैंने कुछ यहाँ पर डिस्कस करे. जैसे कि जनरल रूल तो क्या बोलता है कि नो रेसिडेंट इन इंडिया कैन ओपन आरएफसी अकाउंट मतलब रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जनरल रूल के अकॉर्डिंग ओपन नहीं हो सकता पर रिजर्व बैंक की परमिशन के थ्रू ऐसा अकाउंट ओपन हो सकता है. मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट की ओपनिंग सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक. अब उसमें क्या है कि उसमें जो फंड्स होते हैं आरएफसी अकाउंट में उनकी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस है. वो क्या बोलते हैं कि whatever funds which are lying in the RFC account will not be restricted from any investment in the ODI or financial commitment or OTI. मतलब जो फंड RFC अकाउंट में उन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. एक और चीज क्या होती है कि जो RFC अकाउंट है वो इन द नेचर ऑफ करंट अकाउंट है तो उससे क्या होता है कि उस पर कोई भी इंटरेस्ट अप्रूव नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. एक और क्या है कि आरएफसी अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, सीलिंग लिमिट नहीं है बैलेंस की, आप कितना भी बैलेंस हो सकता है मतलब आरएफसी अकाउंट में. उसके बाद है ऑब्लिगेशंस ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. इसमें सबसे पहले तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसने ओडीआई कराया वो सबमिट करेगा शेयर सर्टिफिकेट और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द एडी बैंक. एडी बैंक मतलब ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो पहले डिस्कस हो चुका है विद इन 6 months फ्रॉम द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट डेट है ना. और भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑब्लिगेशन है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की जो कि रेगुलेशन 9 में डिस्कस है. तो वो और रेगुलेशन 9 क्या बोलती है कि अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो कि एक्वायर कर रहा है इक्विटी कैपिटल वो सबमिट करेगा अपनी एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एडी बैंक विद इन 6 months फेलिंग विच. और अगर ऐसा नहीं करा उसने तो जो भी फंड्स रेमिट करे आगे एडी बैंक में वो रिपैट्रिएट हो जाएंगे. मतलब अगर आपने ये 6 months के अंदर अंदर सबमिट नहीं करा तो एडी बैंक को. फिर और एक और प्रोविजन क्या बोलता है कि
फॉर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी भी अपन जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको डीमेट अकाउंट से और जो भी दूसरे एविडेंसेस हैं उससे अपन वेरीफाई करते हैं ना, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि आपने अगर पैसा बाहर भेजा तो 6 महीने के अंदर अंदर आप उससे रिलेटेड जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी कोई दूसरे एविडेंसेस हैं वो आप बैंक को सबमिट करो। तो ये अपने ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये चीज हो सकती है कि साहब आपने पैसा भेजा तो आपने इसको आरबीआई को सबमिट किया या नहीं किया, नहीं किया तो हो सकता है वो पैसा कहीं और ही यूज आ रहा और शेयर सर्टिफिकेट में गया ही नहीं हो। ये चीज जो है देखने की है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देन कंपनी इज बाउंड टू टेक दैट मनी बैक, पैसा उसको वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कर सकता नहीं करना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन। तो अगर 6 महीने में आपने सबमिट नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी आ गई। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम 7वें महीने में 8वें महीने में have to take that money back as per these regulations. फिर है कि जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है जिसने ओडीआई करा है उसको फॉर्म एफसी सबमिट, फॉर्म एफसी हम लेटर आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फॉर्म एफसी शैल बी सबमिटेड टू द एडी बैंक फॉर ऑब्टेनिंग यूआईएन। यूआईएन क्या है? यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पीआरआई। ठीक है, फिर ईडी बैंक ये फॉर्म एफसी को और वेरीफाई करेगा और बाकी और अदर डिटेल्स एक ओआईडी एप्लीकेशन में सबमिट कर देगा फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूआईएन। ठीक है, और जो ईडी बैंक है वो कोई भी रेमिटेंस को अलाउ नहीं करेगा जब तक यूआईएन अलॉट नहीं हो जाता उस ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको पैसा बाहर भेजना है तो पहले आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। और वो सपोज किसी एक कंपनी में मोर देन वन इन्वेस्टर है तो सबके लिए यूआईएन एक ही होगा। इज इट दैट? आप एक बार एक्सप्लेन। और ये जो यूआईएन का अलॉटमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट के लिए, इसका मतलब इसको अपन ऐसा डीम नहीं मानेंगे कि अगर यूआईएन अलॉट हो गया तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल मिल गया रिजर्व बैंक से। यूआईएन का अलॉटमेंट सिर्फ एक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिग्निफाई करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है वो रिकॉर्ड हो गया डेटाबेस। फिर आते हैं रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस। तो इंडियन एंटिटी जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही है उस पर रेस्ट्रिक्शंस है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी फॉरेन एंटिटी में नहीं कर सकती जो कि एंगेज्ड है रियल एस्टेट एक्टिविटी में, गैम्बलिंग में या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपीज विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो आप लोगों में से किसी को पता है क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपी क्या होते हैं? गेस तो आइडिया मैं बताता हूँ। जैसे कि आप अगर अपन किसी जैसे एग्जांपल देखें कि किसी फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव में आप डील करते हो तो वो एक तरीके से हो जाएगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू फॉरेन करेंसी। अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डील करते हो जो कि यू नो एक डेरिवेटिव मान लो जो कि इंडियन रुपी की वैल्यू पे, इंडियन एक्सचेंज रेट पे या फिर इंडियन स्टॉक इंडाइसेस के बेसिस पे अपनी वैल्यू डिटरमाइन करता है तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपी माना जाता है। तो इन सब में इन सारी एक्टिविटीज में अगर फॉरेन एंटिटी डील कर रही है तो इसमें प्रोहिबिशन है कि आप इंडियन एंटिटी इन एंटिटीज में ओडीआई या फिर ओआई नहीं कर सकते। फिर आ जाता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल। सबसे पहले तो इसकी एक लिमिट है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर ऑफ 2,50,000 यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। और इसमें कंडीशन भी है कि अब जो पीआरआई है रेसिडेंट इंडिविजुअल वो जो इन्वेस्ट कर रहा है मतलब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऐसी फॉरेन एंटिटी में नहीं कर सकता जिसकी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है या फिर स्टेप डाउन सब्सिडरीज है। ये ऐसा मतलब प्रोहिबिशन है उसका। और साथ साथ अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल ने ओवरसीज ओडीआई करा है विदाउट कंट्रोल इन अ फॉरेन एंटिटी और सब्सिक्वेंटली वो फॉरेन एंटिटी एक्वायर कर लेती है किसी सब्सिडी स्टेप डाउन सब्सिडी को या फिर उसकी सब्सिडरी सेटअप हो जाती है बाय एनी रीजन, तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल उस फॉरेन एंटिटी पे कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकता।
अब रेसिडेंट, अब ये मोड्स है कि जिसके थ्रू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओपीआई या फिर ओडीआई कर सकता है। पहला है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी अमाउंट विच इज ड्यू बाय फॉरेन एंटिटी टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब एक है स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज विच वाज अर्लियर डिस्कस्ड बाय आस्था, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अकाउंट ऑफ मर्जर अमाल्गमेशन। एक है व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? मतलब कोई भी अमाउंट पेबल था फॉरेन एंटिटी को, तो उसको जैसे होता है ना कि रिजर्व को कैपिटलाइज कर देते हैं, इन दैट सेंस वो आप इन्वेस्टमेंट हो उस जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट को वहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पहले ये कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं था। दिस वाज स्पेशली प्रोहिबिटेड अंडर दी ओडीआई कि जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस किया और वहां पे कुछ आपने अपना प्रॉफिट कमाया, ये तो है ड्यू ऑफ एफई का है। इसके अलावा भी अगर आप कोई बिजनेस वहां कर रहे हो और उससे आप कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो अर्लियर दैट प्रॉफिट वाज नॉट अलाउड टू बी इन्वेस्टेड फर्दर, उसको आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे उन्होंने इसको अलाउ किया। या फिर आप एक्वायर कर सकते हो बाय वे ऑफ राइट इशू, बोनस इशू, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और स्वेट इक्विटी। अब ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स वो है जिसमें एक्विजिशन बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा जो कि वैल्यू में लेस देन 10% होगा एंड विदाउट कंट्रोल होगा, तो उसे ओपीआई कंसिडर करा जाएगा। वो 3 इन्वेस्टमेंट कौन कौन से? पहली है स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक है मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर होल्डिंग द मैनेजमेंट पोस्ट, और तीसरी है ESOP। इन तीनों के केस में इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज ओपीआई if the value of investment is less than 10% and there is no control. अब अपन ने डिस्कस करा था ओडीआई बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटी। इसमें सबसे पहले तो एक लिमिट आती है, लिमिट जो कि लिमिट ऑफ द अमाउंट विच कैन बी इन्वेस्टेड बाय द इंडियन एंटिटी, वो है 400% ऑफ द नेट वर्थ एज ऑन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। एंड मतलब दोनों कंडीशन है, पहले तो 400% नेटवर्थ वाली, और दूसरी कंडीशन है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू 1 मिलियन। मतलब अगर आपका जो 400% वाली नेटवर्थ कंडीशन है उसके कारण अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा भी हो रहा है, तो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1 मिलियन तक, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1 मिलियन है। और जैसे कि आपने डिस्कस करा था उससे ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको अप्रूवल रूट के थ्रू जाना है। फिर है कि ये जो लिमिट पड़ी अपन ने 400% नेटवर्थ और $1 मिलियन वाली, ये फॉरेन फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न और इनकी सब्सिडरीज। नवरत्न शायद आपको आइडिया होगा, ये सारी गवर्नमेंट से आइडेंटिफाइड है, मतलब ओएनजीसी, एनटीपीसी इस टाइप की पीएसयूज आती है इनके अंदर। तो ये एंटिटीज अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो ये फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट इनसे एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे एक बार अपन जब रिपोर्टिंग के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिस्कस वापस से करूंगा। उसमें ऐसा है कि अगर आपने रिपोर्टिंग में डिले कर दिया किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट से रिलेटेड, तो आप फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर पाओगे जब तक वो रेगुलराइज नहीं कर सकते, मतलब उसको करेक्ट नहीं कर सकते उस डिले को। एंटिटी इन अ फाइनेंशियल सेक्टर, ये वाला जो प्रोविजन है वो स्पेसिफिकली उस चीज से डील करता है कि इंडियन एंटिटी खुद भी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में डील करती है, और वो ओडीआई फॉरेन एंटिटी में कर रही है जो खुद भी फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल सेक्टर में एंगेज है। तो उसकी कंडीशंस क्या है कि इंडियन एंटिटी के नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए ड्यूरिंग द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर इन इंडिया, जैसे कि अपना सीबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडी हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। और अप्रूवल होनी चाहिए फ्रॉम द रेगुलेटर्स इन इंडिया एज वेल एज दी होस्ट जुरिस्डिक्शन। होस्ट जुरिस्डिक्शन वो वाला जुरिस्डिक्शन है जहां पर फॉरेन एंटिटी अपन कर रहे हैं उस कंट्री का। ठीक है, अब अपन अगर देखें कि फॉरेन एंटिटी एंगेज इन फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या है कि अगर वो फॉरेन एंटिटी इंडिया में होती तो उसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर्स है उनसे रजिस्टर होना पड़ता, तो वो एक्टिविटी सारी फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी मानी जाती है अगर वो इंडिया में एंगेज होती तो। अब है ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। पहले अपन ने देखा था कि इंडियन एंटिटी भी फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रही है और उसको फॉरेन एंटिटी में ओडीआई करना है, वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में डील कर रही है। इधर इंडियन एंटिटी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रही है पर फिर भी उसको फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है। उसकी कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन तो सेम है कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरी ये है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो बट 2 जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहला है कि बैंकिंग सेक्टर
दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ एग्जाम्पशन दिया है कि जो इंडियन एंटिटी है उसका कोर बिजनेस, उसका जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो उसे मतलब उसको सपोर्ट करेगी अगर जनरल या फिर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंगेज हो सकती है। इसका एग्जांपल है कि कोई इंडियन एंटिटी है जो कि हॉस्पिटल बिजनेस का ऑपरेट कर रही है, तो वो फाइनेंशियल ओडीआई कर सकती है किसी फॉरेन एंटिटी में जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डील करती है ना। ऐसे ही कोई मोटर कंपनी है जो कि इंडिया में डील करती है, मतलब मोटर मैन्युफैक्चर, मोटर व्हीकल, है ना। तो उसका जो कोर एक्टिविटी है वो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो भी जनरल इंश्योरेंस की फॉरेन एंटिटी में एंगेज होके वहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। फिर आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय वे ऑफ प्लेज और चार्ज। इसमें आता है कि इंडियन जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडियन एंटिटी ने कर रखा है तो उसको वो प्लेज या फिर प्लेज हाइपोथिकेट या फिर मोर्गेज पर रख सकती है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन है कि इंडियन एंटिटी में इन द फेवर ऑफ एडी बैंक प्लेज द इक्विटी ऑफ फॉरेन एंटिटी, create a charge by way of mortgage, pledge, hypothecation, and it can create charge on the assets of the foreign entity or its SBS step down subsidiaries. अब है इंडियन एंटिटी जो कि ओडीआई करती है आईएफएससी में। आईएफएससी पहले आज तक डिस्कस करा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। इसमें कुछ कंडीशंस है अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो। सबसे पहली तो कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर की। अब उसमें अगर आपका जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसको आपने एप्लीकेशन दे दी और 45 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं आया वहां से, मतलब कोई भी फॉलोअप नहीं आया, तो आप उसको डीम्ड अप्रूवल मान सकते हो और फर्दर आईएफएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर इंडियन एंटिटी थी, वो अगर वो अपने पीछे पड़ा था कि उसको नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और उसको फाइनेंशियल सर्विस एंटिटी में अगर ओडीआई करना है, तो यहाँ पर उसके लिए एग्जाम्पशन है कि नॉन फाइनेंशियल सर्विस इंडियन एंटिटी जो कि नॉट नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही वो भी इन्वेस्ट कर सकती है आईएफएससी में, क्योंकि वो इंडिया में लोग उस साइड में। ठीक है। और एक और पॉइंट है कि इंडियन एंटिटी में मेक कंट्रीब्यूशन टू एन इन्वेस्टमेंट फंड सेट और व्हीकल विच इज सेट अप इन आईएफएससी, और उससे पर ओपीआई ट्रीट करेंगे, ओडीआई ट्रीट नहीं करेंगे। फिर है अपने दो चीजें तो देख ली थी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल बाय इंडियन एंटिटी। अब तीसरा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी और अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। इसमें है कि कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या फिर सोसाइटी जो कि हॉस्पिटल बिजनेस में है या फिर एजुकेशनल सेक्टर में है, ओडीआई कर सकती है इन अ फॉरेन एंटिटी सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है। म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए जो लिमिट है, ओवरऑल कैप लिमिट जो है वो इन्वेस्टमेंट की वो है $7 बिलियन, और वेंचर कैपिटल फंड या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो लिमिट है वो है $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन। ओके। अब कुछ क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड्स जो है उनके लिए क्यूमुलेटिवली एक $1 बिलियन की लिमिट प्रोवाइड कर रखी है आरबीआई ने टू डील इन ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ, जो कि आपने शायद सुना होगा। तो और उनमें उन में इन्वेस्टमेंट जब होगा तो उसे आप ओडीआई कंसीडर नहीं करोगे, उसे आप ओपीआई ही कंसीडर करोगे, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू हुई है, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस से हुई है। ठीक है। और आपकी जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट आपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर में करी है इन एक्सेस ऑफ द एलआरएस लिमिट, तो आप कर सकते हो सिर्फ ओनली गवर्नमेंट अप्रूवल रूप से, जो कि आज ने शायद पहले बताया था आपको डिस्कस करें। अब है एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो अभी तक का जो डिस्कशन था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी इक्विटी शेयर कैपिटल का था। ये दो तरीके के रूट है, एक तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओपीआई एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओडीआई हो गया, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। These are the two routes, इसमें ऑटोमेटिक रूट्स है और अप्रूवल रूट्स भी। और ये है कोई पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो उसके रेगुलेशंस है। हो सकता है अभी तक का जो डिस्कशन हुआ उसमें कुछ चीजें आपके खुद से चली गई, खास बात नहीं, लेकिन एक आपको आइडिया कि हाँ यार ये इस तरीके से हमें
पता होना चाहिए कि यहाँ बाहर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रेगुलेशन देखिए। अभी अपन इस प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट फेज में आ गए, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या कोई कंपनी या एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है, क्या कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या उनकी लिमिट्स हैं या दूसरे रेगुलेशंस। एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले तो अपन एक्विजिशन से रिलेटेड प्रोविजंस देखते हैं। एक पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और परचेज करना है इसको फ्लैट क्या पैसे नहीं है। इतनी सीरियस क्लास इसका जवाब है ये सब। कर सकता है एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, गिफ्ट या फिर परचेज बट जब परचेज करो तो उस वक्त के रेगुलेशन देखो। अभी जो नमोकार एक्सप्लेन कर रहा है वो मत देखो कि यार वो नमोकार ने 10 साल पहले बताया था कि ये वाले रूल्स हैं। ये तो हुआ कि पीआरआई एक्वायर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और अगर पीआरआई एक्वायर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो वो कर सकता है 3-4 मोड्स के थ्रू। पहला है कि वो परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी आउट ऑफ द फंड्स इन द आरएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट मैंने पहले डिस्कस करा था, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें कोई लिमिट नहीं थी, सीलिंग नहीं थी और उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे, यूटिलाइज उसके थ्रू परचेज कर सकता है। इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ सकती है, या फिर आउट ऑफ द रेमिटेंस सेंट अंडर एलआरएस जो कि 2,50,000 यूएस डॉलर वाली लिमिट थी, और आउट ऑफ द इनकम थ्रू द सेल प्रोसीड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स अदर देन ओडीआई अंडर द फेमा है। इन सारी प्रोसीड्स के थ्रू वो एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। ये तो एक्विजिशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। अब अपन देखते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन। A person resident in India who has acquired immovable property outside India may transfer such property by way of gift to a PRI, by way of sale, या फिर by creating charge on such immovable property, क्योंकि अपन ने पहले डिस्कस किया था चार्ज हाइपोथिकेशन पैच वाला। अब प्रोविजंस आएंगे रिपोर्टिंग से रिलेटेड। एक्चुअली जो नए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस आए 2022 उसमें जो 3-4 तरह के फॉर्म्स है, फॉर्म एफसी, फॉर्म एपीआई, फॉर्म एफएलए सबमिट करने होंगे उस इंडियन एंटिटी को जो कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग और उसको लेट फाइल करने की जो लेट सबमिशन फीस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्म एफसी जो आज का डिस्कस करेंगे। फॉर्म एफसी भरा जाता है जब एक पर्सन ओटीआई कर रहा है, यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, या फिर वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अंडरटेक करता है, या फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच रहा है, तब फॉर्म एफसी भरा जाता है। फॉर्म एफसी की डेट से रखती है, मतलब कब भरा जाएगा। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेंडिंग आउटवर्ड रेमिटेंस और मेकिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स व्हिचएवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, अगर फॉरेन एंटिटी विदिन 30 डेज फ्रॉम द सच रीस्ट्रक्चरिंग फॉर्म एफसी फाइल होगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से बेसिकली आपका वहाँ पे होल्डिंग चेंज होगा ना। आप मान लो कोई कंपनी मर्ज हो रही है या कोई दो कंपनी डीमर्ज हो रही है या अमालगमेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी चेंज इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो जैसे इन्होंने भी बताया था स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग देयर इज स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज। एक कंपनी के शेयर्स अगर डीमर्ज हो रहे थे तो अलग अलग शेयर्स हो गए या तो as and when such restructuring happens within 30 days, this form FC is required to be submitted to और disinvest ये सारा ऑनलाइन है। online mode and ऑनलाइन परमिटेड नहीं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कितनी है। disinvestment के अंदर आएगा within 30 days from the receipt of
investment proceeds. और it is through the AD banks. In fact, RBI के जितने भी forms वगैरह submit होते हैं, most of them are submitted through AD bank. So what is AD bank? Dealer. इसका मतलब क्या हुआ कि वो RBI को ही रिपोर्ट कर रहे हो आप. They are authorized dealers of RBI. तो आप जब आपके ब्रांच में जा रहे हो और उसको एज एडी बैंक को सबमिट कर रहे हो, means you are submitting to the RBI. Form FC के 7 sections हैं which are A to G. Section A के अंदर जाएंगे details of the Indian entity, resident individual, trust or society, basically the details of the investor. And section B के अंदर जाती है the details of the foreign entity. So this form runs into as good as around 26 pages. ये बिल्कुल अभी अपन summarize पोजीशन नहीं दे रहे हैं. अगर पूरा डिटेल फॉर्म देखोगे तो बहुत सारी, जैसे फॉर्म ए है तो उसमें भी 10 तरीके की अलग अलग डिटेल्स लेनी है. उसका नाम क्या है, पैन क्या है, उसका जो एड्रेस है, ये सारी चीजें, who are their directors, all these things are required to be in form FC. We have covered that in some expo. The next slide. DTC के अंदर the details of the transactions, remittances, financial commitments, transactions की details आएंगी. T is a declaration which is given by the Indian entity or the resident individual. इस declaration के अंदर जैसे कि whether you have an account declared as an NPA or not, you are declared as a willful defaulter or not, any investigation against you or not. This is a declaration. There is a proper format and form available. Section E के अंदर जाता है certificate by statutory auditor of the Indian entity or group company. Statutory auditor इसके अंदर specify करता है कि जो भी terms and conditions हैं of OI regulation, rules and regulation, ये fulfill हुई है या नहीं हुई है, ये duty होगी statutory auditor की check करने की and certify करेगा वो इस चीज को. Section F के अंदर आता है restructuring से related detail. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं. सेक्शन जी के अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल. कंटेंट्स ऑफ फॉर्म एफसी अंदर सेक्शन ए of the Indian entity trust society, whether it is a public company, a private company, individual, etc. And whether the Indian entity, resident individual, group company or society making financial taking disinvestment is under investigation, willful defaulter or has an account as NPA. If they have an existing foreign entity, they are controlling an existing foreign entity, the details of that will be given. In section B, which was the detail of the foreign entity, that is the investee. The particulars of the foreign entity, the shareholding pattern in the foreign entity, that is, kitna percentage stake India through India hold करा जा रहा है and kitna percentage stake through foreign investors hold करा जा रहा है. Whether the person resident in India has control in the foreign entity. Sections. इसके अंदर जाएगा UIN, पूना मोबाइल ने समझाया था, and method, source of investment, amount of investment, date, category of investment. There is a whole list of transaction and table available. Section F, D and E are not discussed here. They were certificate and declaration form. Section F के अंदर जाता है restructuring से related detail. Restructuring से जैसे सर ने अभी बोला कि हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज होगा, तो उसी की डिटेल है इसके अंदर. जैसे कि फर्स्ट तो कॉमन डिटेल है, जैसे कि पैन नेम इंडियन ऑफ इंडियन एंटिटी, नेम ऑफ द फॉरेन एंटिटी, परसेंटेज स्टेक हेल्ड इन द ऑफ बाय द इंडियन एंटिटी, द फॉरेन एंटिटी. स्ट्रक्चरिंग
proportionate amount of accumulated losses based on the share of Indian entity, उसके अंदर से कितना share Indian entity का है. Date of restructuring to outstanding dues towards Indian entity, amount of diminution in the total value of outstanding dues, date of valuation certificate, total amount of financial commitment post restructuring, percentage stake held by Indian entity post restructuring. So the stake change वाला process के बाद में. वैसे तो आती है यहाँ तक भी. सेक्शन जी के अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ last APR will be discussed by November, and the period to which last APR relates. Disinvestment rules क्या थे? Approval या automatic. Disinvestment full था या partial था? Date of disinvestment, PAN and name of the disinvesting person, percentage stake held at the time of disinvestment, method of disinvestment, summary of financial commitment, date-wise detail of remittances and transaction, fair value to total disinvestment. भरा जाता है Indian entity when they have made an ODI. It is an annual return on foreign liabilities and assets. ये कब भरा जाता है? 15th of July every year भरा जाता है. Reserve Bank of India के डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं इसे, which is Department of Statistics and Information Management. इस फॉर्म की कंटेंट्स के अंदर आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडियन कंपनी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेचर ऑफ बिजनेस, whether there was a change in name of the Indian entity, whether the company is listed, financial details जाती है इसके अंदर, that is share capital details जाती है इसके अंदर, और जो foreign entity है उसके अंदर उसके अंदर अगर और बोर्ड की करती है इंडियन तो उसके अंदर डिटेल्स जाएंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट इसमें भी जाएगी. इन केस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रहेगी. एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल सेल, टोटल परचेजेस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज व्हिच इज द फॉरेन एंटरप्राइज रिकॉर्ड. मोर देन 50% इक्विटी होल्डिंग बाय इंडियन रिपोर्टिंग एंटिटी अगर उसके अंदर है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल सेल, टोटल परचेज, इन सब की डिटेल भी जाएगी. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपीआई की डिस्कस कर लेते हैं. द इंडियन एंटिटी जो कि ओपीआई कर रही है शेल रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ओपीआई विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर. मतलब हाफ ईयर आप ऐसे दो बार कैसे कर सकते हो कि ईयर एंडिंग ऑन 30 September एंड ऑन 31st March. ठीक है. So overseas direct investment, it was the annual reporting, but अगर overseas portfolio investment है तो then there is daily report. फिर कंटेंट्स आप डिस्कस करते हैं अपन ओपीआई फॉर्म के. क्या क्या कंटेंट्स एक्चुअली दो सेक्शन में डिवाइडेड है. पहले सेक्शन जो है वो उसमें आता है नेम एंड कोड ऑफ द रिपोर्टिंग इंडी बैंक. फिर आता है पर्टिकुलर्स ऑफ इंडियन एंटिटी या म्यूचुअल फंड जो कि ओपीआई कर रही है. उसमें आएंगे उसके नेम ऑफ द इंडियन एंटिटी, उसका पैन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी काफी सारी चीजें थी. फिर आता है कि ओपीआई बाय इंडियन एंटिटी. अभी इसमें है नेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से रिड्यूस हो जाएगा वो अमाउंट बाय रेमिटेंस या रिपैट्रिएशन हो गया. फिर आ जाएगा मतलब क्लोजिंग नेट इन्वेस्टमेंट एज ऑन द ईयर एंड. ऐसी चीज आएगी ओपीआई बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स में और ओपीआई बाय म्यूचुअल फंड. ओपीआई बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल में भी सेम है और ओपीआई बाय म्यूचुअल फंड है उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कितना करा, डेट में, एडीआर में, जीडीआर में, ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स में कितना करा. सेक्शन बी जो है वो डील करता है पर्टिकुलर्स ऑफ द इंडियन एंटिटी जो कि खुद इन्वेस्ट कर रही है और रेसिडेंट इंडिविजुअल. फिर आता है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एपीआर. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड ओडीआई शैल फाइल एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट. वो 31 दिसंबर को ही एपीआर फाइल करते हैं तो वहां पर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन देके एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करे कि जिन फॉरेन एंटिटीज का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर में, उनके केस में आप ये जो फॉर्म एपीआर है वो अगले साल की 31 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं. ठीक है.
फिर आती है एग्जेम्पशन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ इंडिया और दी प्रोविंसेस से रिलेटेड कि अगर if a person resident in India is holding less than 10% of the equity capital without control, तो भी आपको मतलब रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जब आपकी फॉरेन एंटिटी जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विडेशन के अंदर है, तो भी रिपोर्ट एपीआर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फिर कंटेंट्स एपीआर के ओपीआई फॉर्म ओपीआई के कंटेंट डिस्कस हो गए थे, फॉर्म एपीआर के कंटेंट्स आ रहे हैं। फॉर्म एपीआर जो है वो ओडीआई पार्ट 2 से मतलब कॉमन पार्लेंस में जाना जाता है ना। इसके अंदर 12 मेन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है एपीआर का पीरियड, मतलब फ्रॉम डेट से टू डेट की इस पीरियड को वो रिलेट कॉरेस्पॉन्ड करना है। दूसरा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन, ये एक 30 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि पहले डिस्कस हो चुका है। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है कि इंडियन कैपिटल कितनी है और फॉरेन कैपिटल कितनी है उस फॉरेन एंटिटी में। फिर आता है कि वेदर द इंडियन एंटिटी हैज अ कंट्रोल इन द फॉरेन एंटिटी। फिर आता है कि अगर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर कोई भी चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, मतलब इंडियन कैपिटल या फॉरेन कैपिटल में, तो वो आता है इसमें। फिर आता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। फाइनेंशियल पोजीशन में आता है ऑपरेशनल डिटेल्स, जैसे कि नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, डिविडेंड कितना हुआ, नेटवर्थ कितनी थी लास्ट 2 ईयर्स, मतलब उस ईयर की भी और एक प्रीवियस ईयर की। फिर आती है रीपैट्रिएशन की डिटेल्स। रीपैट्रिएशन मतलब क्या होता है कि सेंडिंग बैक टू वंस ओन कंट्री। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे डिविडेंड के थ्रू में, रीपेमेंट ऑफ लोन्स के थ्रू में, या फिर रॉयल्टी के फॉर्म। फिर आपको प्रॉफिट डिस्क्लोज करना है, रिटेन अर्निंग्स डिस्क्लोज करनी है, और एफडीआई बाय फॉरेन एंटिटी या फिर उसकी एसडीएस में इनटू इंडिया। अपन ओडीआई डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपन को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एफडीआई भी कितना हुआ है इन इंडिया के अंदर। फिर आएगा रिफंड ऑफ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी, और लास्ट आएगी डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन, सेटिंग अप, बाइंडिंग अप या फिर ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज ऑफ और या फिर स्टेप डाउन सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन एंटिटी। ये तो उससे फॉर्म सारे। अब इनसे रिलेटेड अगर आपने इनकी लेट सबमिशन करी है तो उसकी लेट सबमिशन फीस भी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो लेट सबमिशन वाली फैसिलिटी है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक की अवेलेबल होगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और सबमिशन। ठीक है, और जब तक आप ये मतलब ये लेट सबमिशन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट भी एंटर नहीं कर सकते। अब लेट सबमिशन जो फीस है वो है फॉर्म एडीआई पार्ट 2 यानी कि एपीआर के लिए, एफएलए रिटर्न्स के लिए, और फॉर्म ओटीआई के लिए 7,500 रुपीज है, और फॉर्म ओडीआई पार्ट 1, फॉर्म ओडीआई पार्ट 3 एंड फॉर्म एससी के लिए बेस अमाउंट 7,500 रुपीज प्लस 0.025% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल कमिटमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिले। मतलब ड्यू डेट से आपने कितने ईयर्स में सबमिट करा, और मैक्सिमम 3 साल का पीरियड अलाउड था। ठीक है, अब ये पॉइंट सब ऑडियंस के लिए है कि व्हाट विल यू एज एन ऑडिटर चेक इट इज इन्वेस्टमेंट, मतलब ऑडिट पर्सपेक्टिव से है इसमें। तो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि वो जग रहे हैं या नहीं जग रहे हैं। तो कौशल गुप्ता, हेलो, एम आई ऑडिबल? कौशल जग रहा है। तो कौशल, आपने सवाल सुना? What will you यस सर। do as an auditor's check if the auditee is making an overseas investment? आपका क्या जवाब है? और इसको अगर कोई काउंटर करना चाह रहा है या सप्लीमेंट करना चाह रहा है ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं उनमें से, तो दे आर ऑल्सो वेलकम। सर एज एन ऑडिटर मैं चेक Yes, कर कौशल। सकता हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किधर कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी इनकी वो उसके कंट्रोल वाली डेफिनेशन में आ रही है या नहीं आ रही है, जो जो रूल्स बाकी जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, जो जो फॉर्म्स वगैरह बताएं अभी अमुकान ने, वो सारे फॉर्म्स मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट वो सारे फॉर्म्स वगैरह टाइमली फिल हुए हैं, वो अगर लेट हुए हैं तो फिर लेट फीस के साथ हुए हैं, और उनके क्या रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और कितने अमाउंट का हुआ है, और वो आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है तो उसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से डिसाइड हुई है, और वो उसके बेसिस पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो विधि, will you explain? विधि,
Vidhi, are you there?